हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ चैनल को शेयर करें। साथियों, तो इस सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 4 की एनसीईआरटी और इसमें हमने एक वीडियो बना दिया है और इसमें हम 3-3 चैप्टर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और जहाँ पर हमें लगेगा कि वीडियो थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर हम 2 चैप्टर रख लेंगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल ऐसी कोई आवश्यकता लग नहीं रही है, इस वजह से हम इसको मर्ज करते हुए आगे चल रहे हैं और ये इसी सीरीज़ का अगला वीडियो है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4, 5 और 6, ठीक है? इनकी मैंने अलग-अलग प्लेलिस्ट भी बना दी हैं, तो आप कक्षा 3 की भी बना दी है, कक्षा 4 की बना दी है, तो आप वहाँ से कंप्लीट वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है? चलिए तो बात करते हैं आगे और पार्ट 4 का नाम है अमृता की कहानी। तो देखिए यहाँ पर पहले कुछ हम देखते हैं इस चित्र के माध्यम से कुछ ये चित्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये पेड़ है और इस पेड़ में क्या है कि बिल्कुल भी पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम सूखा पेड़ है। ये जो गाय है, गाय एकदम भूखी है देखिए और प्यासी भी है। लोग बाग यहाँ से नदियों से ये पानी भर के ले जा रही हैं महिलाएं। सूर्य देव अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी पानी नहीं है, कुआं एकदम खाली है। अब देखिए इस चित्र में बढ़िया पेड़ हरे भरे हैं। देखिए यहाँ पर भी पेड़ सूखा है। अब ये कुछ कहानी प्रदर्शित की जा रही है यहाँ पर, मतलब चित्र के माध्यम से कुछ बताया जा रहा है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, ये किस्सा सच्चा है। यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, वो बिल्कुल एकदम रियल स्टोरी पर बेस्ड है, ठीक है? अमृता देवी के ऊपर ये कहानी है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेज अली गांव की रहने वाली थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि जो अमृता देवी थी, अमृता देवी राजस्थान में किस जिले की रहने वाली थी? तो जोधपुर जिले की रहने वाली थी। और जोधपुर जिले में अगर पूछ लिया जाए किस गांव की रहने वाली थी, खेज खेजडली गांव की रहने वाली थी, ठीक है? अब इस गांव का खेजडली क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ इस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे, ठीक है? राजस्थान में ये पेड़ खेजड़ी के हैं, बहुत पाए जाते हैं। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी कहानी है मैं बता दूंगा आपको। क्या होता है कि एक बार राजा अपना महल बनवा रहा होता है और महल बनवाने के लिए क्या कहता है कि अपने जो सैनिक हैं उनसे कहता है कि तुम जंगल में जाओ और जंगल से क्या है, लकड़ी काट कर लाओ। तो जब वो उनके सैनिक हैं वो लकड़ी काट कर आते हैं। देखिए लकड़ी काटने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। राजा ने आदेश दिया कि भाई ये मेरा महल बन रहा है, इसके लिए तुम जाइए और लकड़ी काट कर लाइए। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी हैं। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए हैं। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। अब क्या है, इन लोगों ने लकड़ियों को काटना क्या किया, प्रारंभ किया। तो यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए और उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों को डराने धमकाने के बाद भी वो वहां से नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की भी बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही बार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उन्होंने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दी, जो पेड़ों से चिपक गए थे उन लोगों ने इनको भी मार दिया। और जब ये बात राजा के पास पहुंची, तो राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग मतलब पेड़ों से इतना प्यार कर रहे हैं। तो राजा क्या है कि वहां पर आया बाकायदा। राजा देखता है और राजा ने क्या है कि इस चीज का राजा पर बहुत गहरा असर पड़ा और उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है? इस गांव के जो लोग हैं वो कौन कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान
देखिए यहाँ पर रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। देखिए यहाँ पर ये चित्र में आप देख रहे हो, तो यहाँ पर राजा आया है और राजा ने जब ये पूरी परिस्थिति देखी तो राजा ने ऐलान किया था कि अब इस क्षेत्र में कभी भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमारे और क्या काम की चीज है। खेजड़ी, चलिए इस पेड़ के बारे में हम जान लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और कई टेट परीक्षाएं हमारी जितनी भी हैं वहां पर ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है बहुत बार। तो खेजड़ी जो है वो ये पेड़ राजस्थानी यानी कि रेगिस्तानी इलाके में बहुत पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल की दवा के काम में आती है। ठीक है, तो इस पेड़ की जो छाल है वो किस काम में आती है? दवा के काम में आती है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। अब ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा पेड़ है राजस्थान का जिसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता? तो खेजड़ी। ठीक है, और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। ठीक है, तो ये जो पेड़ है इसकी जो पत्तियां हैं इनको कौन खाता है? वहां के रहने वाले जानवर। और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे भी खेलते हैं। मतलब ये पेड़ जो है वो कैसा है? छायादार होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या फैक्ट मिल रहे हैं हमें। तो बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। अब बच्चों से हम कहें कि बेटा तुम्हारे आसपास के परिवेश में, आसपास के तुम्हारे वातावरण में कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, इसके बारे में आप जानकारी एकत्रित कीजिए। अपने माता पिता से कीजिए, घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनसे कीजिए। तो बच्चे ये जानकारी इकट्ठा करेंगे। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर भी चर्चा करें। और बच्चों से कहें कि ऐसी क्या-क्या चीजें हैं, ऐसे कौन-कौन से प्रदूषण हैं और हमारे पर्यावरण में ऐसे क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं, जिस वजह से जो पक्षी हैं, उनमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, तो बच्चे जब इस चीज को जानेंगे, उनसे जो बड़े लोग हैं, जब वो इस बारे में बताएंगे, तो बच्चों को बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए। तो इस पाठ में जो है वो कुछ खास नहीं है। इस पाठ में हमारा खेजड़ी वृक्ष के ऊपर है और अमृता देवी के ऊपर है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने कवर किए। अब हम बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। और अगले पाठ का नाम है अनीता की मधुमक्खियां। देखिए ये भी जो स्टोरी है वो एक अनीता नाम की एक लड़की है जो कि मुजफ्फर जिले में मतलब बिहार में रहती है। और वो पढ़ने लिखने में क्या है कि शुरुआत से थोड़ा इंटरेस्ट रखती थी। तो उसके माता पिता नहीं चाहते थे शुरुआत में पढ़ाएं, लेकिन बाद में उनको लगा कि ठीक है पढ़ाना चाहिए, तो वो उसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और वो बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे अपना क्या है मधुमक्खी का बिजनेस करने लग जाती है। ठीक है, तो इस पाठ में जो है वो प्रश्न बनते हैं, वो मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं और टेट परीक्षाओं में बहुत देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है और मैं मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो कि बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कहानी है, वो एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा यानी कि गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। बच्चों को किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने के लिए कहें। तो बच्चों को हम यहाँ पर ये भी बता दें कि बेटा ये जो अनीता थी वो कहाँ की रहने वाली थी? बिहार की रहने वाली थी। अब बेटा तुम क्या है कि जो हमारे भारत का नक्शा है इसमें हमें ये बताइए कि बिहार कहाँ है। तो बच्चे देखेंगे कि वहां पर राज्यों के नक्शे बने हुए हैं। तो बच्चा ढूंढेगा और बताएगा कि बिहार यहाँ पर है। तो भारत के राज्यों की भी जानकारी धीरे धीरे उसको होने लगेगी। ठीक है, अब क्या है स्कूल जाने का इसका सपना था अनीता का। उसने क्या है स्कूल में जाना मतलब जाना चाहती थी। तो उसने हिम्मत करके अपने माता पिताजी को ये बात बताई। तो उन्होंने क्या है स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो उस दिन वो बहुत रोई, लेकिन उसी के गांव की एक टीचर थी, उसने उसके माता पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि 8वीं तक की पढ़ाई का और कोई खर्चा भी नहीं है। तो और पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। तो मुझे नहीं पता कैसे पर माता पिताजी मान गए और क्या है कि उसको वो स्कूल भेजने लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं और क्या है। हाँ, बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं।
अब जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं इसके बारे में बच्चों को बताएं कि कुछ लोग हैं जो किसी भी चीज के ऊपर अच्छे पॉइंट्स रखते हैं और उस चीज के कोई क्या है कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी रखते हैं, ठीक है। तो वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज है तो वो उसके केवल अच्छे ही पहलू होंगे, उसके अगर कुछ अच्छे पहलू हैं तो उसके कुछ खराब पहलू भी होंगे। जब बच्चे वाद विवाद में इस चीजों को एक दूसरे को बताएंगे तो उस चीज के बारे में उनकी सोच और समझ विकसित होगी, ठीक है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बच्चों को हमें क्या है कि अपनी उनकी बात रखने के लिए हमें क्लास में उनको मोटिवेट करना है कि बेटा आप भी इस चीज के बारे में अपनी अपनी समझ और सोच बताइए कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में, ठीक है। और देखिए इसमें बताया है कि हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त करे। हाँ, जो आरटीई एक्ट है, ठीक है, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, जिसे भारत में 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। इसमें बताया गया है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है। और जो हमारा आरटीई एक्ट है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि इसमें कितनी कक्षा से कितनी कक्षा तक की पढ़ाई निशुल्क होती है। तो कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई इसमें निशुल्क होती है, ठीक है। और देखिए फिर उसने क्या किया, उसने मोटर बाइक चलाना भी सीख लिया और उसने फिर मधुमक्खी पालना चालू कर लिया। तो और उसने शुरुआत में क्या है कि मतलब उसके गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं और लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी ये काम कर लूं। तब उसने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में वो अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में उसे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर, ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है, याद रखें इसे। अक्टूबर से दिसंबर तक के समय का समय जो होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मधुमक्खियां अंडे जो देती हैं वो किस मौसम में देती हैं, मतलब किस महीने में देती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेटियों को शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। तो क्या है कि आज भी जो देखा जाए तो समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। तो लड़कियों की बच्चियों को समाज में क्या है कि पढ़ाई को लेकर इतनी मतलब समझ और सोच जो है वो विकसित नहीं हो पा रही है आज भी ग्रामीण स्तर तक। तो हमें बताना है कि सरकार के द्वारा ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जो बालिकाओं के लिए चलाई जा रही हैं, जिससे जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ सकें, ठीक है। और हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्किल होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ही चीज का तो कौशल होगा। हमें उस कौशल को क्या है पहचानना है और उसको उस चीज में क्या है निपुण बनवाने की ट्रेनिंग दिलवानी है, ठीक है। अब देखिए है उसने क्या है मधुमक्खी का काम स्टार्ट कर दिया। वो क्या करती थी, उसने शुरुआत में 2 बक्से खरीदे और उन बक्सों में मतलब वो मीठा घोल बनाकर रख देती थी, ठीक है। अब देखिए इसमें और कौन से फैक्ट हैं, तो इस प्रकार से आप ये चित्र में देख भी पा रहे होंगे कि मधुमक्खियों के लिए शक्कर का मतलब घोल बना देती थी, फिर उस पे मधुमक्खियां आ जाती थी। शुरुआत में ये काम तो किया इसने, तो इसको बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन धीरे 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 इसका कार्य, इसका जो व्यापार था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें और कौन से फैक्ट हैं। हाँ, हाँ, चलिए ये है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, इसमें क्या है एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है और उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि वे उनको पता चल गया कि रस कहाँ है, तो भी सारी की सारी मछलियाँ, सॉरी मधुमक्खियाँ जो हैं वो वहां तक चली जाती हैं, ठीक है। और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, ठीक है। तो हर जो छत्ता है उसमें एक रानी मक्खी है, ठीक है, वो उनकी लीडर है। बाकी कुछ नर मक्खी भी होती हैं और बाकी की जो है वो काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, वो पूरा का पूरा काम वही करती हैं, ठीक है।
चलिए, अब देखिए एक और फैक्ट है जो बहुत पूछा जाता है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, ठीक है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि समूह में रहने वाले मतलब कीड़े की बात बताइए या जीवों की बात बताइए, तो समूह में कौन कौन रहता है। दीमक रहता है समूह में, ततैया रहती है, मधुमक्खी रहती हैं और चींटियां रहती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें आप, ठीक है। तो रानी चींटी क्या करती है, अंडे देगी। सिपाही चींटी क्या करेगी, बिल का ध्यान रखेगी। और बाकी की काम करने वाली चींटियां है वो क्या करेंगी, भोजन को ढूंढ कर लाएंगी और बिल तक पहुंचाती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए और क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है, चींटियों के बारे में इतने ही फैक्ट थे और मधुमक्खियों के बारे में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। देखिए, हम खासकर जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं फैक्ट को हम कवर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 6, और पार्ट 6 में है ओमना का सफर। ठीक है, अब इस सफर में क्या बात होती है, तो इस सफर में पूरे में क्या होती है, ओमना मतलब सफर पे जाती है, और ये पूरी की पूरी उसके द्वारा डायरी लिखी गई है। ओमना की जो डायरी है, इसमें बात जो की गई है वो हम समझेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में कि मतलब इसमें किस राज्य से स्टार्ट होती है उसकी यात्रा और किन किन राज्यों को होकर उसकी यात्रा जाती है। तो ये इसमें कुछ बात की गई है कि भारत के नक्शा को स्थानित मतलब जो स्थानीय स्थान है वहाँ के उनको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो ट्रेन में यात्रा कर रही होती है और ट्रेन में बैठी होती है सीट पर, तो जो टीटी है वो टिकट चेक करने के लिए आता है, तो सब लोग इसी प्रकार अपना अपना टिकट चेक करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हम्म, अब यहाँ पर देखिए अहमदाबाद की बात हुई है, ठीक है, और यहाँ पर वलसाड स्टेशन की बात हुई है। तो ये पूरी यात्रा का दृश्य है उसका कि जैसे जैसे वो ट्रेन में है तो कुछ लोग कुछ चीजें बेचने आते हैं। स्टेशन के बाहर से उसे अहमदाबाद दिखता है, ठीक है। और जब कुछ वलसाड स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो वहां पर भी उसे खाने पीने की जो चीजें हैं वो उनका शोर दिखाई देता है, ठीक है। और देखिए, हाँ, अब हम बात करते हैं अपने फैक्ट की ओर चलते हैं। तो गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है, ठीक है। तो पूछ लेगा कि आपको चार ऑप्शन दे देगा और एक कोई भी मतलब इसमें अलग स्टेट का दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा गुजरात में नहीं है, या इन तीनों में से कोई एक दे देगा और पूछ लेगा गुजरात में कौन सा है। तो गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझ में आसानी होगी कि यह सफर बहुत लंबा है, ठीक है। तो जो भारत का मैप है, आप भारत का मैप क्या करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि बेटा देखिए यहाँ पर ये मैप है हमारा, और उनकी जो यात्रा हो रही है वो गुजरात से हुई थी। वो गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक गई है उनकी यात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने राज्य उसने क्रॉस किए, ठीक है। तो ये जो यात्रा रही वो बहुत लंबी रही। इस बीच में उसे कौन-कौन से राज्य मिले, कौन-कौन से राज्यों से होकर उसकी ट्रेन गई। तो इससे भारत के जो राज्य हैं उनकी समझ उसके प्रति मतलब बच्चों की जो समझ है वो विकसित हुई। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया है और इस पे रेलवे स्टेशन पे कौन-कौन से लोग क्या-क्या कार्य करते हैं। कुली क्या कार्य करता है, जो टिकट देता है हमें सफाई वाला सफाई का कार्य कर रहा है, झंडी दिखाने वाला मतलब ट्रेन को सिग्नल दे रहा है, ड्राइवर ट्रेन का ड्राइवर चला रहा है, ठीक है, तो ट्रेन को चला रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बस इसमें जो फैक्ट है वो केवल और केवल भारत का जो राज्य है, उसके मतलब यात्रा किस प्रकार से मतलब की जाती है, कौन-कौन से राज्य मिलते हैं, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये बेसिक बात इसके अंदर की गई है, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे अभी तक हमने 3 चैप्टर कवर किए। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।